गुड इवनिंग भाई। हाँ साक्षी, मोर देन इनफ हो जाएगा। मोर देन इनफ, इसके साथ क्वेश्चंस लगा लेंगे। मोर देन इनफ। गैप क्यों हो जाता है बीच बीच में? यार आ जाती है, ह्यूमन लाइफ में जो है सिचुएशंस ह्यूमंस की लाइफ में आती रहती हैं, ब्रेक्स भी आते रहते हैं। इतनी सारी क्लासेस हैं आपकी अलग अलग सब्जेक्ट्स की, वो भी चली रही हैं। देखिएगा एक बार। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, है ना। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और टेंशन ना लो, शायद मैं समझती हूँ आपने मेरी वजह से कोर्स लिया था, और मेरी क्लास अगर बीच में रुक जाती है किसी भी कारणवश तो उस चक्कर में, परसों तो ऐप पे ही कोई नेटवर्क का इशू था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, आप लोगों के कमेंट्स नहीं चल पा रहे थे, उस चक्कर में क्लास जो है वो ऑफ करनी पड़ी थी। अदरवाइज परसों क्लास में ले रही थी। फिर उसके बाद जो चीजें हैं, तो मैं मानती हूँ कि उस चीज में आपको लगता है कि यार ब्रेक आ गया, बट डोंट वरी, इतने प्रीवियस अपना रिवाइज करके और कंटिन्यू कर देंगे उस चीज को। इसमें जो सीटेट वाले लोग होंगे, उनको एक आध लोग हैं जिनको मैं देख रही हूँ कंफ्यूजन के नाम पे, कि उनको लग रहा है यार रैंडम टॉपिक चल रहे हैं क्या, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जस्ट एक पार्ट है, दो पार्ट है, मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ। शायद अगर मुझे समय मिलेगा तो देखूंगी, मैं किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास लेके कराऊंगी। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये सिर्फ दो सब पार्ट हैं जो पेंडिंग है। उसके अलावा बिल्कुल सीक्वेंस में चल रही हैं चीजें, है ना। और जो चल रही हैं चीजें, इससे मतलब इन दो सब पार्ट से उनका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है कि आपको चीजें समझ में ना आए। सोशलाइजेशन टॉपिक है, जेंडर है, आज हम सिगमंड फ्रॉइड की थियरी करने वाले हैं, है ना। चीजें एकदम सीक्वेंस में चल रही हैं, गलत फहमी अपने दिमाग में ना पालें, है ना। ये डोमेन्स जो हैं, डोमेन्स और स्टेजेस जो हैं, ये आपका पेंडिंग है। ये मैं किसी दिन एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगी और फटाफट से करा दूंगी, ठीक है ना। यूट्यूब पे लेकिन आप क्लास ले रहे हो। इंदु, मैंने बताया ना परसों नेटवर्क इशू था, यही इसी क्लास में पर्टिकुलरली करियर विल के लिए ही, तो मेरी टीम से भी बात हुई, उस चक्कर में नहीं किया। और कल क्लास नहीं, इन्फॉर्मेशन शेयर की है। शाम तक हो सकता है कोई कहीं गया हुआ हो, कुछ चीज, बहुत सारी चीजें होती हैं जो डायरेक्टली नहीं बताई जा सकती हैं हर रोज, है ना। और कहाँ मतलब सिर्फ मंडे एक क्लास हुई है आपकी, और कल आई थिंक एक क्लास हुई है, नहीं तो यूट्यूब पे भी नहीं हुई है क्लासेस। फ्राइडे से, फ्राइडे सैटरडे संडे बिल्कुल ऑफ था, सैटरडे संडे तो होता ही है, ठीक है ना। तो इतनी टेंशन नहीं लेनी है। और कोशिश की जाती है कि आपके साथ जुड़ा जाए तो प्रॉपर, अगर कोई थियरी समझनी हो तो उसको उस हिसाब से उतना समय होना चाहिए कि वो प्रॉपर थियरी समझी जा सके। थियरी है आपकी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की थियरी, जिसको मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत कह देते हैं, ठीक है। अब बातें हो गई बहुत सारी, आ जाइए वापस से, है ना। अभी बहुत बढ़िया, करें, स्टार्ट करें। देखिए, तो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, इसके कई सारे नाम हैं। अभी सीटेट में भी इंपॉर्टेंट हो गया है, थियरी नहीं पूछता, आपसे इनडायरेक्टली पूछ लेगा, या चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ये जरूर दे देगा, और एक आध क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। अदरवाइज ये पूछा नहीं जाता था कभी सीटेट में, हम अवॉइड भी करते थे। कई सालों पहले मैं पढ़ाती थी, फिर उसके बाद मैंने ये बंद कर दिया था कि यार ये टॉपिक पूछा तो जाता नहीं है, क्या फायदा पढ़ के। लेकिन अभी उन्होंने ऑप्शंस में देना जरूर शुरू कर दिया है, तो आप एलिमिनेट भी तभी कर पाएंगे। मम्मी की तबीयत कैसी है यार, सुबह भी उनको लेकर के जाना है, ये सारी चीजें चल रही होती हैं। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को हर रोज सेम बातें रिपीट नहीं की जा सकती ना। तो देखिएगा, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, ये है थियरी। किसने दी है? सिगमंड फ्रॉइड ने। हिंदी में क्या कहते हैं? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। एनीवेज डेली मिलेंगे अभी 7 बजे, और जो एक्स्ट्रा क्लास सीटेट के बैच में एक दिन लगेगी, वो मैं आपको नोटिफिकेशन डल जाएगा, आप देख लीजिएगा टाइम टेबल में, शायद अपकमिंग वीक में। या तो मनोलैंगिक विकास, और टाइम पे सिलेबस मतलब खत्म होगा, आप टेंशन ना लो। पेपर नहीं है ना सामने, जब पेपर होगा सीटेट के पेपर से पहले प्रॉपर तरीके से उसी तरीके से चीजें प्लानिंग है। और इवन सीटेट वालों की तो एक्स्ट्रा क्लास हुई है एक तरह से, जो क्लास मंडे वेंसडे फ्राइडे होनी थी वो रेगुलर भी हुई है। तो 2 हफ्ते की क्लास 1 हफ्ते में भी हुई है। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत इसको कहते हैं हिंदी में। सेक्सुअल है साइकोसेक्सुअल, साइकी का मतलब हमें पता है मन की बात हो रही है, ठीक है जी। इसको, इस थियरी को या इस स्कूल ऑफ थॉट को क्या कह देते हैं? साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट कह देते हैं। साइको एनालिसिस यानी मन का विश्लेषण, मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषणवाद। अब जिन्होंने स्कूल ऑफ थॉट पढ़े हैं बाकी बैचेस में, उनको समझ आएगा। सीटेट में आपको स्कूल ऑफ थॉट नहीं पढ़ने होते, तो आप ऐसे ही समझ लीजिए, याद रख लीजिए, क्योंकि ये आपसे ऑप्शन में एलिमिनेट करने के टाइम पे लिखा मिल सकता है। साइको एनालिसिस, जिसका मतलब होता है मनोविश्लेषणवाद, यानी मन का विश्लेषण, विचारों का विश्लेषण, ठीक। इसके जो जनक हैं वो कौन है? सिगमंड फ्रॉइड हैं। इसी स्कूल ऑफ थॉट को साइको डायनेमिक अप्रोच भी कह दिया जाता है। साइको डायनेमिक
स्कूल ऑफ थॉट यानी मनोगत्यात्मकवाद, मनोगत्यात्मकवाद यानी गति करता है मन, और इसके तीन एस्पेक्ट हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है जी, तो ये इसके तीन नाम हैं जो एक ही चीज को दर्शाते हैं। ठीक है, एक ही, इस मंडे तक मिल जाएगी रेशम पीडीएफ। वैसे मैं देख रही हूँ टीम में ऑलरेडी शेयर भी कर दी है, जो थोड़ी सी अपडेटेड कुछ पीडीएफ है वो प्रीवियस हटा करके वो मिल जाएंगे आपको। तो साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट लिखा हो यानी मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, बच्चे का विकास का कैसे होता है साइको सेक्सुअल थियरी के अनुसार। साइको एनालिसिस लिखा हो यानी मनोविश्लेषणवाद। साइको डायनेमिक लिखा हो मनोगत्यात्मकवाद। एक ही बात चल रही है, एक ही व्यक्ति को यहां पे रेफर किया जाएगा, जो इसके फादर हैं वो है कौन, सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड बहुत महत्वपूर्ण नाम है साइकोलॉजी में, बट आपके लिए अभी इतना ही जानना आवश्यक है। ठीक है जी, इन्होंने एक किताब भी लिखी, सपनों का विश्लेषण, ये सपनों का मनोविज्ञान कह देते हैं कई लोग, ड्रीम्स एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ विवेक, आप ही की बात का जवाब मैंने दिया था, बट आपका ध्यान पढ़ने को छोड़ के बाकी एस्पेक्ट्स में ज्यादा लगता है, मुझे लगता है ना। मैंने आपको बताया सिर्फ दो सब स्टेजेस हैं, एक है दो सब टॉपिक्स हैं जो आपके पेंडिंग हैं, एक स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है और दूसरा है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। दोनों एक ही क्लास में हो जाएंगे, उसके अलावा सारी चीजें एकदम सीक्वेंस में चल रही हैं और उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है ना। अब टीचर को कैसे पढ़ाना है ये नहीं हमें बताने की कोशिश करनी चाहिए। देखिएगा, तो साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट यानी मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, साइको एनालिसिस मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत और साइको डायनेमिक मनोगत्यात्मकवाद का सिद्धांत किसने दिए हैं, फ्रॉइड ने दिए हैं। जब भी इन तीनों में से कोई भी नाम आ जाए, सिगमंड फ्रॉइड की बात हो रही है, ये समझ जाइएगा। ठीक है, अब ये थियरी क्या कहती है ये थोड़ा सा जान लेते हैं। साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, ठीक है जी, ये कहता क्या है, माइंड इज लाइक अ आइसबर्ग यानी एक बर्फ की चट्टान के जैसा है। जो माइंड है आपका, मन है जो व्यक्ति का, वो कैसा है, एक बर्फ शिला के जैसा है। मन की तुलना इन्होंने किसके साथ की है, आइसबर्ग के साथ, यानी बर्फ की चट्टान के साथ। बर्फ शिला कह लीजिए आप या चट्टान कह लीजिए, जैसे पहाड़ों में आप जाते हैं पहाड़ देखते हैं, उसी तरह से आपने कभी पिक्चर्स में मूवीज में देखा होगा कि आप देखते हैं कि पानी के अंदर जो है बर्फ होती है, पानी के ऊपर आपको बर्फ का पहाड़ नजर आ रहा है। ऐसी हमारे मन की स्थिति है, लेकिन वो जितना पानी के बाहर या ऊपर नजर आ रहा है बर्फ का पहाड़, उससे कहीं ज्यादा बर्फ जो है वो पानी के अंदर है। ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं, विकास मिल जाएगी, ठीक है जी, अगर हम बात करते हैं यहां, तो हम ये कह सकते हैं सिर्फ 10% हिस्सा है मन का, जो सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं, जो कॉन्शियस है, जो चेतन है, जिसको हमें पता है कि हम कॉन्शियस हैं जिसके प्रति। जैसे मैं अभी जो बात कर रही हूं वो कॉन्शियसली कर रही हूं। इन बिटवीन ऐसा हो सकता है कोई शब्द निकल जाए, वो सबकॉन्शियसली निकल जाए, है ना। तो 10% हिस्सा ही है जो चेतना में है, जिसको लेकर के हम कॉन्शियस हैं। 90% जो मन का भाग है वो पानी के अंदर है, यानी 90% ऑफ आवर ब्रेन क्या है, वो अनकॉन्शियस है। ठीक है जी, अनकॉन्शियस डील करता है, हम ये कह सकते हैं। ठीक, मन की 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ठीक है, क्लियर बात है। टाइटैनिक से एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने देखी नहीं रूही आज तक, बड़ी कमाल की बात है, ये मैं देखूंगी कभी। ठीक, तो अगर हम बात करें यहां पर, तो माइंड लाइक एन आइसबर्ग, यानी मन जो है वो एक बर्फ शिला के जैसा है, जिसमें 10% भाग ही है जो कॉन्शियस है, जो चेतन है, जिसके थ्रू हम सारी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। टिप ऑफ एन आइसबर्ग है ये, हम बिल्कुल कह सकते हैं कि स्वाति एकदम आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया है कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी इस बर्फ शिला की जस्ट एक ऊपर वाली टिप है, एक चोटी कह लीजिए आप उसको, बस उतना ही हम कॉन्शियसली पता है हमें। अदरवाइज हमारा जो बिहेवियर है वो ज्यादातर कंट्रोल किससे हो रहा है, अनकॉन्शियस से हो रहा है। हमें पता भी नहीं होता हम कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या चल रही हैं चीजें। तो 90% चीजें जो है वो आपका अनकॉन्शियस या अचेतन मन जो है वो कंट्रोल करता है, वहीं 10% चीजें हैं जो चेतन मन आपका कंट्रोल करता है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। ये बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए कि माइंड को आइसबर्ग से किसने कंपेयर किया है। ये है एक आइसबर्ग, बर्फ की चट्टान। हमें देखने में लग रहा है जो हमारा 10% व्यवहार है वो कॉन्शियस है, तो मन का 10% हिस्सा कॉन्शियस है और बाकी जो है वो अनकॉन्शियस है, दबा हुआ है किसके अंदर, पानी के अंदर, एक बर्फ शिला के रूप में अगर हम इसको देखना चाहें तो। बात ठीक है या नहीं है, बताओ एक बार। अब आती है यहाँ पे, पर्सनैलिटी इज अ 3 tier
सिस्टम ऑफ। अब ये जो पर्सनैलिटी को किस तरह से देखते हैं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का एक एक एग्जाम्पल दे दीजिए, अभी बताऊंगी मैं, है ना। अभी तो वहां पहुंचे नहीं, अभी तो जस्ट आपको बताया कि तुलना की है इन्होंने, ठीक है, इन्होंने क्या की है, तुलना की है, अभी तो यही बात की है हमने, ठीक है ना। अगर हम देखें यहां पर तो हम कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी के इन्होंने 3 भाग बताए हैं। उससे पहले मन के 3 भाग पे थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं, है ना। 3 एस्पेक्ट्स देख पा रहे हो ना, हाँ, 3 एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड, यानी मन के 3 पक्ष कह सकते हो आप, या टाइप कह सकते हो, ठीक। मन के 3 पक्ष क्या हो सकते हैं भाई, ये हो सकते हैं आपका, एक है कॉन्शियस माइंड जिसको हम 10% ही मानते हैं, चेतन दिमाग हमारा है, मस्तिष्क। कॉन्शियस माइंड, वो एक बहुत फेमस बुक है, लोग बोलते रहते हैं ना, मर्फी की, रेमंड मर्फी की, के पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन, ठीक है। फिर आता है सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में है, सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है जी। सबकॉन्शियस माइंड जिसको हम क्या कह रहे हैं, अवचेतन मन कह रहे हैं, ठीक है जी। फिर आता है तीसरा एस्पेक्ट मन का, या तीसरा प्रकार कह लीजिए आप, जिसको हम अनकॉन्शियस माइंड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अनकॉन्शियस माइंड, यानी अचेतन मन, ठीक है जी। अवचेतन नहीं है, अचेतन है, चेतन है ही नहीं, कॉन्शियस है ही नहीं, अचेतन मन, डेड कह सकते हो कुछ हद तक, बट हमारी एक्टिविटीज को जो है ये डिराइव करता है डॉक्टर जोसेफ मर्फी, राइट, आज ही पढ़ रही थी मैम ये बुक, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब ये है क्या, कॉन्शियस माइंड जो सिर्फ हम कह रहे हैं 10% ही हिस्सा मन का वो कॉन्शियस है, चेतन है। जैसे मैं अभी लिख रही हूं तो मैं पूरा कॉन्शियसली यहाँ पे फोकस कर रही हूँ कि 10 बनाने के लिए 1 0 और % का साइन लगाना होता है। मैं जो बोल रही हूँ वो मैं कॉन्शियसली बोल रही हूँ, यानी चेतन रूप से। जब आप जगे हुए हैं, जागृत अवस्था में हैं, तो आप कॉन्शियस हैं एक तरह से, ठीक है ना। हम देखते हैं कोई व्यक्ति अगर बेहोश हो जाता है तो अनकॉन्शियस कह देते हैं हम उसको कि भाई अचेतन हो गया है अभी। तो जब वो जागरूक अवस्था में आता है, जागृत अवस्था में आता है, तो वो कॉन्शियस, या फिर हम कहते हैं कॉन्शियसनेस वापस आ गई है, ठीक है जी। तो हम यहां पे एक चीज का ध्यान रख सकते हैं कि कॉन्शियस माइंड मतलब चेतन मन, जिसके थ्रू हम एक्टिवली, जिसको हम यूज कर रहे हैं, वो चीज क्या है, एक्टिवली, मतलब जिस मन का हम प्रयोग कर रहे हैं, मन के जिस भाग का एक्टिवली सक्रिय रूप से, वो है कॉन्शियस माइंड। खाना पीना, भागना दौड़ना, किसी से बात करना, हम कॉन्शियसली ये एक्टिविटीज करते हैं। सुबह टाइम पे ऑफिस पहुंचना, स्कूल जाना, टाइम पे ट्यूशन पढ़ाना, क्लास लेना, ये सब क्या है, कॉन्शियस माइंड का हिस्सा है, ठीक है। टॉपिक चेंज करा देंगे, ये जो आपको जेंडर दिख रहा है ना, तो अगर हम बात करते हैं यहां लाइव क्लास है, बिल्कुल बिल्कुल विपुल, तो चेतन मन जिसके थ्रू हम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं दुनिया में। फिर आता है सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन। अवचेतन है बीच का हिस्सा, पेपर में बैठे हुए हैं और दिमाग पे जोर डाल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कुछ अटक गया है, बस नाम याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब वो अनकॉन्शियस में नहीं है कि आप उस तक पहुंच ही नहीं सकते, कभी जोर देने पे हो सकता है याद आ जाए, तो वो बीच में फंसा हुआ है। कॉन्शियस में भी नहीं है, कॉन्शियस में होता तो तुरंत आपको वो चीज याद आ जाती है एग्जाम में। अब वो सबकॉन्शियस में है, पढ़ा भी है, पता भी है, लेकिन बीच में कहीं अटका हुआ है। सपने भी हमारे सबकॉन्शियस स्टेट में ही आते हैं ज्यादातर, जब हम निद्रा में होते हैं, नींद में होते हैं, तो सबकॉन्शियस स्टेट में होते हैं ना। तो हम पूरी तरह से अनकॉन्शियस है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि स्टेट आ जाए जब हम बिल्कुल अनकॉन्शियस हैं, बट सबकॉन्शियस हम उसको मान के चलते हैं कि बीच की अवस्था है जहां सपने आ रहे हैं। तो सबकॉन्शियस जो है वो बीच की अवस्था है, जरूरत पड़ने पे काम आ सकती है, यूज कर पाएंगे। अनकॉन्शियस माइंड है अचेतन मन, यानी कि जिस तक आप पहुंच ही नहीं सकते स्वयं से। आपने वो मूवी देखी होगी किस्मत कनेक्शन, या फिर और भी मूवीज देखी होंगी, हिप्नोटिज्म, है ना, ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी, तो वो गाना भी आपने सुना होगा। तो हिप्नोटिज्म वगैरह के द्वारा, या फिर
ड्रीम एनालिसिस के द्वारा अनकॉन्शियस को जानने की कोशिश की जाती है कि आपको एक तरह के मान लीजिए बहुत विचित्र सपने आ रहे हैं, है ना, बचपन से कोई चीज दिखती है, तो वो कुछ ना कुछ आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो कहने की कोशिश कर रहा है। तो अनकॉन्शियस माइंड को डायरेक्टली स्टडी नहीं किया जाता, या तो ड्रीम्स के थ्रू, या फिर ड्रीम इंटरप्रिटेशन के थ्रू, या फिर हिप्नोटिज्म हो गया, या फिर एक फ्री एसोसिएशन टेक्निक होती है। एक मूवी है डियर जिंदगी, आलिया भट्ट और शाहरुख खान की, आपने शायद देखी होगी, नहीं देखी हो तो देखना, अच्छी मूवी है ना। तो बॉलीवुड में कम ही अच्छी चीजें बनती हैं। तो अगर हम बात करें अनकॉन्शियस माइंड की, तो अनकॉन्शियस माइंड अब वो फ्री एसोसिएशन टेक्निक है सिगमंड फ्रॉइड की। फ्री एसोसिएशन मतलब जहां आप स्वतंत्र रूप से बात कर रहे होते हैं और बातों बातों में चीजें ऐसी निकलती हैं जिससे पता लगता है कि आपके अंदर छिपा हुआ क्या है ना, आपके अंदर क्या दबा हुआ है। तो वो फ्री एसोसिएशन टेक्निक हो गया, हिप्नोटिज्म हो गया, और वो होता है ना वो एक वो लेके, और ऐसे जब आपका ब्रेन काम करना, कॉन्शियस माइंड काम करना बंद करेगा, इनडायरेक्टली वहां से निकल के आएंगी चीजें। ड्रीम इंटरप्रिटेशन हो गया। तो ये सब अनकॉन्शियस का हिस्सा है, ठीक है ना। सिर्फ 10% ही कॉन्शियस है, बाकी सब अनकॉन्शियस और कॉन्शियस में दबा हुआ है। सब कॉन्शियस बीच की अवस्था है, जब आप नींद में हैं या हल्की नींद भी है तब भी, है ना। और अगर हम बात कर रहे हैं जो चीज आपको पता भी है बट अभी कॉन्शियसली याद नहीं आ रही है, बीच में कहीं है, वो सबकॉन्शियस का हिस्सा हो गया, ठीक है ना। कुछ हैबिट्स हमारी सबकॉन्शियसली हम करने लगते हैं, वो चीजें इतनी ज्यादा हमारे नेचर में आ जाती हैं कि हमें पता नहीं होता, हम कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कि अगर मुझे ये शोल्डर ऐसे करने की आदत है ना, तो अब ये क्या है, ये कॉन्शियसली हो सकता है मैं नहीं कर रही हूं, लेकिन सबकॉन्शियसली हो जाए, तो बीच की कहीं अवस्था है, ठीक है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। मजाक कर रही हूं, मजाक नहीं कर रही हूं, मतलब एक एग्जांपल दे रही हूं, मजाक नहीं कर रही। ये देखो, ये जो बोला मैंने मजाक कर रही हूं, ये क्या सबकॉन्शियसली हुआ, आदत हो गई है ये शब्द बोलने की, ठीक है ना सानिया। सुनीता, इस बारे में मुझे आइडिया नहीं है, एक बार आपको टीम से कंसल्ट करना पड़ेगा। अब इन तीनों एस्पेक्ट से, मन की 3 अवस्थाओं से 3 पर्सनैलिटी के, आपके व्यक्तित्व के हिस्से निकल करके आते हैं, जिनको इड, ईगो और सुपर ईगो कहा गया है। इड यानी जिसको इदम बोल देते हैं हिंदी में, या इद बोल देते हैं, ठीक है ना, इदम ही लिख लेते हैं हम। ठीक है जी। फिर आता है ईगो, जो आपकी पर्सनैलिटी का है, आपके व्यक्तित्व का दूसरा हिस्सा। ये हम पर्सनैलिटी वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं, जिसको अहम कहते हैं। ये अहंकार वाला अहम नहीं है, ये बेसिकली आप हैं, मैं वाला अहम है, कि मतलब मैं एग्जिस्ट करता हूं, दोनों जुड़े हुए हैं। सुपर ईगो है परा अहम, यानी अहम के भी परे, परा अहम, ठीक है। इड, इड को इद कह देते हैं हिंदी में, और ईगो को अहम, सुपर ईगो को परा अहम कहते हैं। कर देंगे, डोंट वरी सुष्मिता। द इड इज टोटली अनकॉन्शियस, यानी इड क्या है, अचेतन है। इड इज अचेतन, यानी इदम जो है वो अचेतन है पूरी तरह से। इसमें जो चीजें हो रही हैं आपको नहीं पता, है ना। आपका समोसा खाने का मन कर रहा है, क्यों कर रहा है नहीं पता, ठीक है ना। तो पर्सनैलिटी इज 3 टियर सिस्टम, 3 टियर सिस्टम है, 3 लेवल्स का सिस्टम है एक तरह से। 3 चीजें हैं आपकी पर्सनैलिटी में, यानी आपके व्यक्तित्व में। एक है इड, पर्सनैलिटी का एक भाग, दूसरा है ईगो, तीसरा है सुपर ईगो। जब हम इड की बात कर रहे हैं तो इड इज टोटली अनकॉन्शियस। जो मन के 3 हिस्से पड़े थे ना, उन्हीं से ये तीनों पर्सनैलिटी आपकी जुड़ी हुई है। नहीं, अग्रेसिव ईगो को सुपर ईगो नहीं कहेंगे, जो मॉरल सिस्टम के अकॉर्डिंग चले वो है सुपर ईगो। इड क्या है, जो इच्छाओं पे चलती है, जो अचेतन है, जो डिजायर्स पे बेस्ड है। चॉकलेट खाने का मन किया, बाइक तेज चलाने का मन किया, किसी को थप्पड़ मारने का मन किया, जो मन किया वो किया, वो है इड। ये एक छोटे बच्चे जैसी है, क्योंकि बच्चा इड पे ही वर्क करता है। भूख लगी तो रो देगा, वो बस है, एरोप्लेन है, प्राइम मिनिस्टर है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको वो डिजायर पे चलता है। ईगो क्या है, अहम। अहम इज पार्टली कॉन्शियस, यानी कुछ हद तक कॉन्शियस होता है, यानी चेतना के आसपास है, थोड़ा चेतन है। सुपर ईगो टोटली कॉन्शियसनेस की तरफ जाता है, यानी बहुत ज्यादा चेतन होकर के काम करेगा कि नियम क्या है समाज में। तो ये एक छोटे बच्चे के जैसा है, इसको जवान व्यक्ति कह सकते हैं जो बैलेंस कर लेता है ईगो, और सुपर ईगो एक बूढ़े व्यक्ति के जैसा है जिसको सिर्फ नियम कानून पे ही भरोसा है, या वो उसी पे फोकस करता है कि जो सही है वो सही है। इसको समझेंगे, इसको समझने के कई तरीके हो सकते हैं। अभी आते हैं और समझते हैं कहानी है क्या इड, ईगो और सुपर ईगो की। सीटेट वाले इसको एक कहानी की तरह ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता आपसे डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा। हाँ, स्टेजेस जो हैं वो आपको थोड़ी सी पढ़ लेनी चाहिए, उसमें एक रीजन है, मैं आपको बताऊंगी। ठीक, ये बेसिकली आप कहानी की तरह सुन लो, बाद में काम आ जाएगा। लेकिन हाँ, ये पता होना चाहिए कि साइकोडायनामिक थ्योरी किसने दी है ना। ये मन के एस्पेक्ट्स भी अगर पता है तो अच्छी बात है, बट मन पे तो क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा। अगर हम बात करते हैं यहाँ
किसकी? इड, ईगो और सुपर ईगो की। ये पर्सनैलिटी के 3 एस्पेक्ट हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। सुपर ईगो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहां इड की, जिसको इदम कह रहे हैं हम, ठीक है जी, क्लियर है बात इतनी? तो ये इदम जो है ये टोटली अनकॉन्शियस है, यानी अचेतन है, हमें पता नहीं है कि कहां से आ रही हैं चीजें, ठीक है, अनकॉन्शियस है। ये भी मैं बाद में लिखूंगी, आप लिख लीजिए डिजायर बेस्ड, इच्छाओं पे चलना। क्या है? डिजायर बेस्ड है, ठीक है, इच्छाओं पे चलता है। ईगो को अहम कहते हैं, ये रियलिटी बेस्ड है, यानी वास्तविकता पे आधारित है, क्या दुनिया में चल रहा है ना। भाई डिजायर बेस्ड तो हो सकता है आप सपने देखें कि मैं शाहरुख खान हूं कल को, या कुछ भी आप अपने आप को समझ रखें, फैंटेसी वर्ल्ड भी हो सकता है डिजायर में तो, लेकिन रियलिटी में आप क्या हैं ये आपको पता है। फिर आते हैं सुपर ईगो, परा अहम। परा अहम क्या है? हो सकते हैं आपके सपने हो चार्टर्ड प्लेन में घूमने के, बट आपको अपना एक जीवन देख के पता लग रहा हो यार प्लेन में ही नहीं बैठ पा रहे हैं, है ना। तो सुपर ईगो, परा अहम, ये क्या होता है? ये है मॉरलिटी बेस्ड। मॉरलिटी क्या होती है? नैतिकता, सही और गलत क्या नियम बने हुए हैं समाज में, उसके बेसिस पे ये है मॉरलिटी बेस्ड। अब इन तीनों में जो दमित इच्छाओं का भंडार ग्रह कहा गया है कि आपकी जो भी इच्छाएं पूरी नहीं होती वो दमन हो जाता है, उनका रिप्रेस्ड डिजायर्स बन जाती हैं, वो सब इड में पाई जाती हैं, यानी इद में पाई जाएंगी, ठीक है ना। स्टोर हाउस ऑफ, ये आप नोट डाल के भी लिख सकते हैं, स्टोर हाउस ऑफ, स्टोर हाउस ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर्स, यानी जो अतृप्त इच्छाओं का भंडार गृह है। आपने अपनी मम्मियों को, आसपास के लोगों को, दादियों कहते हुए सुना होगा यार हमारे जमाने में तो लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे, हम तो ये करना चाहते थे, कर नहीं पाए कभी, या ऐसी और भी डिजायर्स हो सकते हैं जो आपके मन में दबी हुई हो, है ना। तो ये जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, जो पूरी ना हो सकी इच्छाएं हैं, वो सब दबी हुई रहती हैं, कहां? इड में, ठीक। क्यों? क्योंकि ये डिजायर बेस्ड है, ये बच्चे में जन्म से होता है, बाय बर्थ। कब से? बाय बर्थ, जन्म से। बच्चे को भूख लगती है तो वो इड पे ही तो काम करेगा, डिजायर्स पे काम करता है बेसिकली वो, ठीक है ना, अपनी इच्छाओं से चलता है, जो इच्छा उठी उसके हिसाब से, कंट्रोल नहीं है। तो अगर आप सिर्फ अपनी इच्छाओं पे चल रहे हैं, दैट मीन्स आप एक छोटे बच्चे की तरह हैं, या इड पे बेस्ड है आपकी जो जीवन शैली है। और वो इड जो है अगर एक्सट्रीम में चला जाए कोई भी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा, तो वो आपके लिए समस्या या नकारात्मकता ला सकता है। सब नकारात्मक कार्य सबसे ज्यादा इड से ही होते हैं। कह सकते हैं हम कि बहुत सारे जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं या बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल नहीं है या गलत है, वो इड उसमें एक पार्ट रहता है। मन किया, जितना मन किया, ड्रिंक किया और फिर गाड़ी भी खुद ही चलाई और फिर किसी को मार दिया जिसकी कोई गलती नहीं थी, है ना। फिर गाड़ी कौन चला रहा था? ड्राइवर। तो अगर हम बात करें यहां पे, तो मजाक कर रहे हो, अगर हम बात करें यहां पे, तो एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि डिजायर बेस्ड कह सकते हो आप कि अगर इड को कंट्रोल किया ही ना जाए या बैलेंस नहीं किया जाए तो क्या हो सकता है? समस्या आ सकती है। और समस्या कैसी? एक्सट्रीम में चले जाएंगे आप, रेडिकल हो जाएंगे आप, एक कोना पकड़ लेंगे बहुत ज्यादा। देखिएगा, तो डिजायर बेस्ड है, अगर क्रिमिनल टेंडेंसीज भी इसी में जो है चीजें होती हैं, कोई बात नहीं, उत्तम आप डेली मिलेंगे मंडे टू फ्राइडे, ठीक। तो इड जो है आपका वो डिजायर बेस्ड है, आपकी इच्छाओं पे चलता है, एक बच्चे में जन्म से ही होता है। ईगो की जब हम बात कर रहे हैं, ईगो की अगर हम बात कर रहे हैं, अहम की, ये 1.5 से 3 साल के बीच में जन्म लेगा, अराउंड 1.5 ईयर्स, अराउंड 1.5 ईयर्स के समय पे ईगो डेवलप होता है। ईगो क्या है? एक पुलिसमैन का काम करेगा, किसके? इड और सुपर ईगो के बीच में। पुलिसमैन
या पुलिस पर्सन का, या वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, पुलिस ही लिख देते हैं सिर्फ, है ना। तो पुलिस क्या करेगी, बीच में बैलेंस करेगी। अगर झगड़ा हो गया दो लोगों में, अगर बहुत ज्यादा एड पे चलेंगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि आप सिर्फ इच्छाओं पे चल रहे हैं, और इच्छाएं तो किसी की भी पूरी नहीं हो सकती अगर सारी इच्छाओं की बात कर ली जाए तो, ठीक। वही ईगो रियलिटी बेस्ड है। ईगो क्या है, रियलिटी बेस्ड है, कि अभी क्या समय है, आपका मन कर रहा है मूवी जाने का, तो ऐसा नहीं आज मन किया और मूवी आप चले गए तुरंत, हमेशा तो जरूरी नहीं है। अगर आपका कल एग्जाम है और आपका मन कर रहा है आज मूवी जाएंगे, और आपको लग रहा है पढ़ना जरूरी है ना, तो सुपर ईगो कहेगा नहीं, मूवी जाने का क्या मतलब है, टाइम वेस्ट होता है, कोई मतलब नहीं है, मूवी जाना ही नहीं चाहिए। ये तो हो गया एक एक्सट्रीम। एड इधर से कहेगा नहीं नहीं मूवी जाना है, मूवी जाना है। ईगो बीच में बैलेंस आउट करेगा। बैलेंस आउट कैसे करेगा, ये संतुलन बनाएगा, ये कहेगा यार एक काम करो, कल का एग्जाम दे लो और फिर मूवी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी एक गाना सुन के काम चला लो। तो ये क्या हुआ, ये बीच का रास्ता निकालेगा। ईगो हमेशा बीच का रास्ता निकालेगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ एड की सुनने लग गए तब भी आप कुछ ना कुछ गलत कर बैठेंगे, अगर एक्सट्रीम में चले गए तो, एक बहुत ही अंतहीन रूप से आपने अगर पकड़ लिया उसको तो। और अगर आप सुपर ईगो की सुनने लग गए कि हर बात नहीं, बिल्कुल नियम कायदे कानून से ऐसे ही होनी चाहिए, तो आपके मन की इच्छाएं खत्म हो गई। तो दोनों में से कुछ भी बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से हो जाएगा, तो क्या होगा, आपका जो मन है, अगर ईगो बैलेंस नहीं कर पाएगा दोनों को, या तो आप बिल्कुल एड पे चल रहे हैं या सुपर ईगो पे चल रहे हैं, तो उस केस में बैलेंस चला जाएगा और आपका जो मानसिक संतुलन है वो भी खो सकता है, या आपके जीवन में फ्रस्ट्रेशन, निराशा, ये सारी चीजें ज्यादा आ सकती हैं। तो ईगो का बैलेंस करना इसलिए जरूरी होता है कि भाई आपको पता है कि आपको शौक है किस चीज का, किसी भी चीज का हो सकता है। आपने लिबिडो को स्टोर हाउस बताया था, अभी आएंगे ना उस पे। भाई इड जो है वो टोटली डिजायर बेस्ड होता है, ठीक है ना, और लिबिडो का हिस्सा है। लिबिडो कहां है, लिबिडो क्या है, सेक्सुअल अर्ज है। इसीलिए इसको साइकोसेक्सुअल थियरी कहा गया है, क्योंकि इन्होंने लैंगिक ऊर्जा पे बहुत ज्यादा फोकस किया है। सेक्सुअल अर्ज है, ठीक है, एक तरह से ये कह सकते हैं, या एनर्जी है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। तो लिबिडो को लिबिडो ही कहेंगे हिंदी में। लिबिडो टोटली अनकॉन्शियस होता है, इड का हिस्सा है। तो जो इड में है, जो स्टोर हाउस ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर्स है, वो लिबिडो का हिस्सा अपने आप हो गया, लिबिडो उसका हिस्सा अपने आप हो गया। समझ पा रहे हो ना बात को। तो लिबिडो टोटली कहां से, वो जो सेक्सुअल अर्ज है या एक एनर्जी है, वो टोटली डिजायर बेस्ड है, इड बेस्ड है। तो इड टोटली पार्ट है लिबिडो का, या लिबिडो किससे जुड़ा हुआ है, इड से। तो वो जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, जो भी दमित इच्छाएं होंगी आपकी, वो सब इड का ही, इड में ही दबी मिलेंगी। तो दमित इच्छाओं का भंडार गृह, दमित दमित इच्छाओं का भंडार गृह क्या है, आपका इड है। स्टोर हाउस ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर, क्लियर है। उस पर बात करेंगे मोहम्मद। अगर ऐसा है कि ज्योग्राफी क्लास अभी तक भी नहीं हो रही, क्योंकि अब तो जीएस की क्लासेस शुरू हो गई हैं वापस से, तो ये एक बेसिक बात है कि ईगो का काम है बैलेंस करना, और वो बैलेंसिंग के लिए जरूरी है कि ये इसीलिए पार्टली कॉन्शियस और अनकॉन्शियस है, दोनों के बीच में बैलेंस स्थापित करता है। वहीं अगर हम सुपर ईगो की बात कर रहे हैं, तो इसको इसीलिए रियलिटी बेस्ड भी कह रहे हैं ना। भाई जो रियलिटी है, जो क्या है, रियलिटी है, ये रियलिटी बेस्ड है, यानी वास्तविकता पे आधारित है। रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है ये। इसका क्या सिद्धांत है, वास्तविकता। भाई वास्तविकता तो ये है कि कल जो है आपको एग्जाम देने जाना है, तो मूवी परसों देख लेना। तो ये वास्तविकता आधारित है। वहीं अगर हम सुपर ईगो की बात करें, तो सुपर ईगो आपका, सुपर ईगो जो है वो परा अहम है, यानी अहम के भी ऊपर बैठा हुआ है एक, और ये मॉरलिटी प्रिंसिपल पे चलता है, यानी नैतिकता। मॉरलिटी प्रिंसिपल यानी मॉरल्स, जो समाज ने सही गलत निर्धारित किए हैं सालों साल से, जन्म जन्मांतर से, ठीक। तो ये मॉरलिटी प्रिंसिपल पे चलेगा, यानी कि किस पे चलेगा, नैतिकता के सिद्धांत पे, नैतिक सिद्धांतों पर, नैतिक सिद्धांतों पर।
आधारित है, ठीक है ना, काल्पनिक घटनाओं पे आधारित नहीं है, नैतिक सिद्धांतों पे कि जो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। तो ये हमेशा रूल्स की बात करेगा, बाय रूल्स जाएगा ये, ठीक है। तो ये भी एक तरह का एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम क्या होता है, कोई भी एक कोना पकड़ लिया आपने। नॉर्मली बात कर रहे हैं तो देखो, होते तो सबकॉन्शियस बिहेवियर भी है उसमें, अनकॉन्शियस बिहेवियर भी कुछ ना कुछ तो इन्वॉल्व होगा ही, ठीक है ना। लिबिडो का एग्जांपल दो मैम। शुभम, जो सिगमंड फ्रॉइड है वो ये कहते हैं कि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो एक तरह की ऊर्जा से आ रही हैं, और उस ऊर्जा को लिबिडो कहा गया है, या सेक्सुअल अर्ज, या फिर इसको अगर बहुत ही समझदार लोग जो हैं वो ये मान के चलते हैं कि एक तरह की एनर्जी है जो हमारी हर एक एक्टिविटी में शामिल है। हमें गाना सुन के भी अच्छा लग रहा है, वो भी लिबिडो का ही एक तरह से पार्ट है ना। तो एक एनर्जी है जो आपके हर एक एक्टिविटी में शामिल है, वही लिबिडो है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं दमित, मतलब दबाई हुई इच्छाएं जो पूरी नहीं हो सकी, ठीक है ना। ब्रेकअप हो गया, शादी उसी से करनी थी, अब दब गई ये चीजें, कई चीजें अनकॉन्शियसली दब जाती हैं, आप बड़े सपने ही नहीं देखते कई बार, ठीक है जी। तो बाय रूल्स जाना सुपर ईगो है, यानी आप सिद्धांतों के अनुसार, नैतिक मूल्यों के अनुसार चल रहे हैं। ये इसका डेफिनेशन या बाय डेफिनेशन आपसे सीटेट में नहीं पूछेगा, बट आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, और जो जरूरी है वो स्टेजेस ज्यादा जरूरी है, उस पर भी अभी आएंगे। मुझे डेंगू हुआ था, अब फिर से हो गया है, मैं कैसे पढ़ाई करूं, प्रीवियस क्लासेस मिस हो गए हैं। रागिनी अभी तो खुद छुट्टी चल रही थी कई दिनों से, अब आप जस्ट सैटरडे संडे होता है तो वो रिवीजन जो है वो करते रहो, और थोड़ा सा अपना डाइट वगैरह का ध्यान रखो। ये सब चीजें लाइफ में चैलेंजेस आते रहेंगे। एक थियरी है, मैं बहुत बार एग्जांपल देती हूँ, फील्ड थियरी। कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जो ड्राइविंग फोर्सेस कहलाते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं, है ना। कोई आपका व्यक्ति हो सकता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है जिसको आप सुनते हो, तो वो आपके लिए ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा। आपकी घर की परिस्थितियां हो सकती हैं, आपको लग रहा है यार बहुत गरीबी है, इसको मिटाना है, एक स्टेबल जॉब लेनी है, तो वो ड्राइविंग फोर्स भी बन सकता है आपके लिए। और दूसरी तरफ से वो बैरियर भी बन सकता है। तो कुछ फोर्सेज हैं जो ड्राइव करते हैं, और कुछ हैं बैरियर, कि यार मैं कैसे कर पाऊंगा, रुकावट है, बीमारी आ गई, कोई और चीज आ गई, डिप्रेशन हो गया, हेल्थ खराब हो गई, किसी ने पैसे ही नहीं है, तो ये सब बैरियर है। ड्राइविंग फोर्स क्या है कि नहीं करना है। तो इन दोनों के बीच का संतुलन जिंदगी भर, एक फील्ड थियरी, उसको फील्ड कहते हैं जिसमें आप खड़े होते हैं, ये दोनों फोर्सेस आपको अफेक्ट करते रहते हैं। तो अगर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपका ड्राइविंग फोर्स जो है मजबूत होगा। इड जो है वो इंस्टिंक्ट्स पे, इच्छाओं पे बेस्ड है। मन किया चॉकलेट खाने का, अब वो चोरी करके खाओ, अब वो लूटपाट करो, अब वो खुद से खरीद के खाओ, कोई मतलब नहीं, चॉकलेट खाने का मन हुआ है। ईगो क्या है, रियलिटी बेस्ड है, वास्तविकता बेस्ड है, ठीक। सुपर ईगो जो है वो मॉरलिटी बेस्ड है, ठीक। इड क्या है, चॉकलेट खानी है, ईगो कहेगा, और सुपर ईगो कहेगा यू आर ऑन अ डाइट, भैया तुम डाइट पे हो, चॉकलेट नहीं खा सकते, वजन बढ़ जाएगा, डॉक्टर ने मना किया है। वहीं ईगो बीच का रास्ता निकालेगा, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज्यादा गुस्सा चलेगा, बहुत ज्यादा समस्याएं चलेंगी। इड कहेगा कि चॉकलेट चाहिए चाहिए, ईगो कहेगा नहीं नहीं तुम डाइट पे हो, अभी कल से ही जिम स्टार्ट किया है, तो सुपर ईगो कहेगा। तो अब ईगो जो है वो बीच का रास्ता निकालता है, वो कहेगा काम करो यार, ईट अ स्मॉल बार ऑफ चॉकलेट, छोटा या थोड़ा सा हिस्सा खा लो चॉकलेट का। अब जो लोग बैलेंस कर जाएंगे वो छोटे हिस्से पे रुक जाएंगे, अदरवाइज कुछ लोग होंगे वो छोटे से शुरू करेंगे, पूरा खा जाएंगे। तो उनका ईगो जो है वो उतना बैलेंस में नहीं ला पा रहा, उस समय पे उतना स्ट्रांग नहीं है। तो इड है आई वॉन्ट दैट राइट नाउ, कि अभी चाहिए अभी चाहिए अभी चाहिए। ईगो क्या है, सुपर ईगो है कि गुड पीपल डोंट थिंक अबाउट दोज थिंग्स। अब ये सेक्सुअल थॉट्स हो सकते हैं, है ना, ये कुछ और हो सकता है। तो सुपर ईगो कहेगा भैया अच्छे लोग थोड़े ना ऐसी खराब बातें सोचते हैं। इड कहेगा नहीं चाहिए अभी चाहिए भाई, ठीक। ईगो कहेगा लेट्स फिगर आउट अ वे टू वर्क टुगेदर, चलो देखते हैं कि क्या किया जा सकता है इस चीज को पाने के लिए। अब दो तरह के फोर्सेस होते हैं ऋषि, ड्राइविंग फोर्सेस में ऋषि, इरोस बहुत बड़ा इसमें रीजन है। तो ये दो तरह की एनर्जीज की बात करते हैं। ये जो एनर्जी है ना लिबिडो में, वो दो तरह की एनर्जी पे चर्चा होती है। वो क्या है, लाइफ इंस्टिंक्ट्स कहते हैं, इंस्टिंक्ट्स कहते हैं। जब सिगमंड फ्रॉइड बात कर रहे हैं लिबिडो की, जब बात हो रही है, या इंस्टिंक्ट्स की बात हो रही है, इच्छाओं की बात हो रही है, प्रवृत्तियों की बात हो रही है जो हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट होती हैं, है ना। तो अगर हम बात करते हैं तो ये देखना पड़ेगा हमें, इंस्टिंक्ट जो है दो प्रकार के हैं इनकी थियरी के अकॉर्डिंग। एक है लाइफ इंस्टिंक्ट जिसको हम इरोस कहते हैं। इरोस आपको पता होगा, एक होटल्स की चेन है, मूवीज का भी प्रोडक्शन करते हैं ये लोग, है ना, ऐसा नाम रख दिया। ये तो सिगमंड फ्रॉइड तो कब की बात, वियना में, ऑस्ट्रिया में, यूरोप में थे ये, और 1800s की बात है, लेकिन आजकल बाद में लोगों ने ये यहां से नाम उठा लिया। तो इरोस को लाइफ इंस्टिंक्ट कहते हैं या लाइफ एनर्जी कहते हैं। लाइफ इंस्टिंक्ट कि आप में जीवित रहने की, जीने की
एंजॉय करने की एक प्रवृत्ति है और आप उसके बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, तो इसको लाइफ इंस्टिंक्ट कहा जाता है, इरोस को। इसका दूसरा साइड है, हम कहते हैं ना भाई रात के बाद दिन, हर सिक्के के दो पहलू, तो ये वही दो पहलू हैं। दूसरा है थैनेटोस। थैनेटोस वो मूवी देखी होगी आपने, कौन सी मूवी है? थैनोस होता है जिसमें उसका हाथ होता है, कई सारी चीजें होती है, वो भी यहीं से आया नाम। थैनेटोस का मतलब है डेथ इंस्टिंक्ट, नेगेटिव एनर्जी है एक तरह की, डेथ इंस्टिंक्ट। यानी आपका एक साइड है जो जीना चाहता है, दूसरी साइड है जो नेगेटिव, इंस्टिंक्टिवली नेगेटिव की तरफ झुकता भी है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब थैनेटोस की तरफ या थैनेटोस वाला हिस्सा है जो एक्टिव है एक तरह से। वही लाइफ इंस्टिंक्ट की बात करें, आप शादी, है ना, ट्रैवल हो सकता है किसी के लिए, सिंगिंग हो सकता है किसी के लिए, एंजॉयमेंट, हॉबीज, सेक्स, व्हाटएवर, ये सब इरोस का हिस्सा हो गई कि लाइफ इंस्टिंक्ट का पार्ट है ये। लाइफ इंस्टिंक्ट जो आपको जीने के लिए एक तरह से उत्साहित हैं आप। थैनेटोस है डेथ इंस्टिंक्ट या नेगेटिव इंस्टिंक्ट। ठीक है, तो ये दो इंस्टिंक्ट्स भी हैं और ये लिबिडो का ही हिस्सा है। अगर हम बात करते हैं, आपका एक फिक्सेशन नाम की एक चीज है, फिक्सेशन को स्थिरीकरण कहते हैं। अभी हम 5 स्टेजेस पढ़ने वाले हैं जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी है और जो सीटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें वो 5 स्टेजेस क्या हैं, वो 5 स्टेजेस बेसिकली हर एक स्टेज में, जो हम लिबिडो की बात कर रहे थे ना, ये सब कुछ समझना पड़ेगा। उन 5 स्टेजेस को जस्ट हम सिर्फ 5 स्टेजेस से शुरू करेंगे तो फिर कॉन्टेक्स्ट मिस हो जाएगा पीछे का। तो वो जो 5 स्टेजेस हैं, हर एक स्टेज पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लिबिडो या एनर्जी लगती है। ठीक है ना, हर एक स्टेज पे सिगमंड फ्रॉइड की जो ये 5 स्टेजेस हैं, सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है। अब इस सिगमंड फ्रॉइड की ने कितनी अवस्थाएं दी हैं साइकोसेक्सुअल स्टेज की? 5 स्टेजेस आर देयर। अब ये जो 5 चरण हैं, हर एक चरण पे सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल गेट स्पेंड, कि भाई कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो आपकी लगेगी हर एक स्टेज पे, कुछ एनर्जी स्पेंड होती है। ठीक है, अब अगर ये एनर्जी बैलेंस में नहीं है, अगर बहुत ज्यादा एनर्जी एक स्टेज पे स्पेंड होगी तो भी आप फिक्सेटेड हो सकते हैं, यानी स्थिरीकरण, उसी स्टेज में फिक्स्ड रह सकते हैं। और अगर बहुत कम एनर्जी लगी होगी तब भी फिक्सेशन हो सकता है। एक बैलेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी लगना चाहिए जो जिससे आप उस स्टेज से एकदम ठीक से निकल सकें। जैसे भाई जिन लोगों ने बिल्कुल पैसा नहीं देखा बचपन में, तो वो 2 एक्सट्रीम्स पे जाते हैं। या तो वो पैसे से बिल्कुल नफरत करेंगे, सारे पैसे वाले लोगों से बिल्कुल नफरत करेंगे, या फिर वो बहुत ज्यादा पैसे से प्रेम करेंगे, पैसे से बड़ा उनके लिए फिर जीवन में कुछ नहीं है। ये क्या हुआ? फिक्सेशन हो गया। किस पे? पैसे पे। ठीक, या तो बिल्कुल नफरत या फिर बिल्कुल प्रेम, ये फिक्सेशन है। क्यों? क्योंकि किसी एक स्टेज में जो एनर्जी या तो कम, वो चीज कम, बहुत ज्यादा कम मिली, या फिर बहुत ज्यादा मिल गई। जैसे कोई बच्चा है जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, हम कहते हैं ना, बच्चे को अगर आप बहुत ज्यादा दूध पानी करा रहे हो, 10 साल का बच्चा हो गया, 8 साल का बच्चा हो गया, 7 साल का बच्चा हो गया, और अभी भी वो ब्रेस्ट फीडिंग ही, माँ का दूध ही पीता है, तो वो फिक्सेशन हो गया। जो चीज एक निश्चित समय पे खत्म हो जानी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, बैलेंस में नहीं हो पाई चीजें, तो वो फिक्सेशन हो गया, यानी वहां स्थिरीकरण हो गया। ठीक है, किसी का ब्रेकअप हो गया, अब बीत गए 20 साल, लेकिन वो व्यक्ति अभी वहीं का वहीं है, जीवन में ना कहीं आगे बढ़ा है ना पीछे गया है, वॉटएवर, बट वो फिक्सेटेड है, स्थिरीकरण हो गया है। जैसे आपने ऑटो वालों को देखा होगा, है ना, वो गाने बजाते हैं 90s और 2000s वाले, है ना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, और इस तरह के गाने। क्या है ये? वो उस समय में फिक्सेटेड हैं। जरूरी नहीं है उस व्यक्ति की एज जो है वो उसी समय की हो, कोई नया बंदा भी हो सकता है, कोई बहुत पुराना भी हो सकता है। तो वो फिक्सेशन है कि उस एक समय पे आपके जीवन के ज्यादा आपने एनर्जी फिक्स कर दी, या वहां ज्यादा एनर्जी स्पेंड हो गई, या बिल्कुल बहुत कम हो पाई, तो फिक्सेशन वहां से आता है, स्थिरीकरण कहते हैं जिसको हम। ठीक है ना, तो मतलब अगर हम बात कर रहे हैं यहां, अगर बच्चे को बिल्कुल ब्रेस्ट फीडिंग या कम मात्रा में ब्रेस्ट फीडिंग मिली, जो माँ का दूध है, दुग्धपान उसको करने को बहुत कम मिला या बहुत ज्यादा मिला, तो 2 चीजें होंगी, या चीज एक भी हो सकती है कि वो फिक्सेशन हो जाए। अगर एनर्जी ओवर स्पेंड हो गई तब भी, और बहुत कम हुई तब भी। फिक्सेशन क्या है? स्थिरीकरण, फिक्स हो गई है वहां पे एनर्जी। कैसे? अब वो बच्चा बाद में जाकर के नाखून खा सकता है, वो बच्चा, उसको मतलब ओरल फिक्सेशन कहते हैं उसको, कि ओरली जो दुग्धपान उसको सही समय पे सही मात्रा में मिलना चाहिए था, बहुत ज्यादा या बहुत कम मिलने की वजह से अब उसका सारा जो फोकस है वो एक जगह पे फिक्स हो गया है, वो है उसका माउथ।
तो उसको या तो मुंह में देने के लिए पेन चाहिए, या फिर नेल बाइटिंग, या फिर स्मोकिंग हो सकती है। तो ये ओरल फिक्सेशन है, ये एक एग्जाम्पल हुआ। फिक्सेशन कई प्रकार के हो सकते हैं। तो नीड्स नॉट बी फुलफिल्ड, जिसको बचपन में चॉकलेट खाने को ही नहीं मिली, बस देख के मन करता रह गया, ललचाता रह गया, हो सकता है उसको बाद में वो घर में चॉकलेट भर के रखे अगर उसके पास पैसा आ जाए, क्या होगा? फिक्सेशन कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो नीड्स नॉट बी फुलफिल्ड, या तो नीड्स आपकी पूरी नहीं हुई हैं, जो आपकी आवश्यकताएं हैं या इच्छाएं हैं, या फिर नीड्स ओवर फुलफिल्ड, यानी जो आवश्यकताएं हैं वो जरूरत से ज्यादा पूरी हुई हैं। दोनों ही केसेस में फिक्सेशन की संभावना रहती है। हाँ, ये साइकोसेक्सुअल थियरी का ही पार्ट है। कोई कह रहा है अब तो भोजपुरी चलती है, हाँ मतलब जो भी, तो वो किसी एक इरा पे फिक्सेटेड हैं, वो मॉडर्न समय के साथ नहीं चल रहे हैं या सब कुछ मिक्स नहीं कर रहे हैं। थम सकिंग हो सकता है कि जो थम सकिंग है, अंगूठा चूसना, वो भी एक इसी का उदाहरण है कि ओरल फिक्सेशन हो गया बच्चों में, ठीक है ना। तो नीड्स नॉट बी फुलफिल्ड, यानी या तो आवश्यकताएं बिल्कुल पूरी नहीं हुई या बहुत ज्यादा पूरी हो गई, तब फिक्सेशन की जो प्रवृत्ति है वो निकल करके आती है एक व्यक्ति में। वो लिबिडो एक स्टेज पे जरूरत से ज्यादा खर्च हो गई, या फिर बिल्कुल ही उसको मौका नहीं मिला उस एनर्जी को वहां स्पेंड होने का। अब ये अभी हम स्टेजेस पढ़ने वाले हैं, उसमें ये चीजें आएंगी कि फिक्सेशन किस किस तरह का हो सकता है। एक है जो अगर जबरदस्ती फोर्सफुल फीडिंग अगर हमने बच्चे को कराई है, नहीं नहीं तुम्हें तो पीना है दूध बॉटल से, और उसका मन नहीं है तब भी, या बिल्कुल डेप्राइव्ड रखा है, तो क्या होगा? ओरल एक्टिविटीज लाइक स्मोकिंग, डिपेंडेंसी, अग्रेशन, ये सब बढ़ जाता है, गुस्सा और ये सारी चीजें, क्योंकि आपने फोर्सफुली या तो कुछ कराया है या बिल्कुल डेप्राइव्ड वंचित रखा है। टॉयलेट ट्रेनिंग, या तो टू हार्श या टू बिल्कुल रिलैक्स्ड, कि मतलब बच्चों को जो है वो टॉयलेट ट्रेनिंग इतनी हार्श है कि अगर हल्का सा भी बच्चे ने साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा है, या तो थोड़ी बहुत कभी सूसू पाटी निकल गए बिस्तर में, तो बस उसकी बैंड ही बच जाएगी। तो उस केस में वो बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हो जाएगा कि एकदम सफाई, नहीं 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 बिल्कुल, मतलब बार बार सफाई, बार बार हाथ धो रहा है, ये हो रहा है। तो ये क्या ऑब्सेसिव टाइडीनेस, या फिर बिल्कुल ही गंदा रहना शुरू करता है, अनटाइडी, दोनों में से कोई एक चीज हो जाएगी अगर बहुत ज्यादा रिलैक्स चाहिए तो ये अलग अलग स्टेज में होती है, इस पे चर्चा हम अलग से करने वाले हैं। हाँ, एज होती है इसकी। ओरल फिक्सेशन जो है वो आपका ओरल स्टेज होती है 1 साल के आसपास, तो ये जन्म से 1 वर्ष में अगर चीजें होंगी तो यहाँ पे फिक्सेशन होगा, फिर बाद में जाके वो दिख सकता है आपको जीवन में, जरूरी नहीं है 1 साल में ही दिख जाए वो चीज, लेकिन 1 साल के समय का, क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड की थियरी ये कहती है कि जो आपके बचपन के 5 साल है ना, वो आपके पूरे जीवन को प्रभावित करेंगे। आप चाह के भी ठीक नहीं कर सकते उस चीज को। लोग थेरेपी में जाते हैं क्योंकि आपके अंदर सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली आपके ब्रेन में वो चीजें बैठ जाती हैं। बचपन की घटनाएं, कोई सेक्सुअल अब्यूज, कुछ मारपीट घर में अगर देखिए, वो बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी पे आगे तक प्रभाव डालता है। तो इनकी थियरी के अकॉर्डिंग बचपन जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एनल स्टेज अलग है, फिर आपकी फैलिक 3 से 6 वर्ष की अवस्था है, तो ये एज के हिसाब से होता है। अलग अलग एज में अलग अलग चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, और उस चीज पे अगर ज्यादा एनर्जी स्पेंड हो जाए तो एक प्रॉब्लम होगी, और बहुत कम स्टेज जो एनर्जी है वो स्पेंड हो तो अलग तरह की समस्या होगी। हाँ, ओसीडी की बात हो सकती है। अब आते हैं एक बार समझते हैं ये 5 स्टेजेस इन्होंने इस थियरी में दी हैं। ये पीएनजी भी मिल जाएगा आपको। 5 स्टेजेस क्या है भाई? 5 स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, यानी मनोलैंगिकवाद का जो सिद्धांत है, ये सेक्सुअल डेवलपमेंट, वो क्या है? अब इसका मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया हुआ है। बेसिकली निमोनिक में लगभग आपको हर थियरी की दे देती हूँ जिसमें भी स्टेजेस याद करनी होती हैं। ओ अमरपाल बना दिया हमने इसको, OAP, ओ तो ओ ही है, ए फॉर अमर, पी फॉर पाल, LG टीवी लेके आइयो, ऐसे हमने फालतू बना रखा है, बिल्कुल इसका कोई अपने में मतलब नहीं है, लेकिन आपको ये स्टेजेस याद रह जाएंगे, ठीक है ना। तो OAP LG के ओ अमरपाल LG टीवी लेके आ, या आप कोई भी और इसका नाम दे सकते हैं। तो ये 5 स्टेजेस हैं जो सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी थियरी में दी हैं। तो O फॉर ओरल स्टेज, जिसको हम मुखावस्था कहते हैं, जन्म से 1 वर्ष के आसपास। एनल स्टेज, इसको गुदावस्था कहेंगे, 1.5 से 3 के आसपास। फैलिक है 3 से 6 वर्ष। अभी मैं ये कराऊंगी, अभी तो बस नाम लिखवा रही हूं ताकि आपको ये स्टेजेस याद रहे। फैलिक स्टेज, फिर है लेटेंसी स्टेज, ये बहुत देता है पेपर में लेटेंसी स्टेज, सीटेट में भी अब तो देने लगा है, क्योंकि ये स्कूल वाली अवस्था है ना। इसी को प्याजे जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कहेंगे। नॉर्मल जब हम स्टेजेस पढ़ेंगे तो उसमें हम लेटर चाइल्डहुड पढ़ते हैं इसी अवस्था को, है ना। एरिक एरिक्सन की थियरी इनके बाद हम पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम कॉम्पिटिटिव स्टेज कह देते हैं इसको, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी।
जेनाइटल स्टेज। मैं सारे कंपैरिजंस भी आपको करके दिखा दूंगी किस थियरिस्ट ने इस स्टेज को क्या क्या कहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे आप स्टार मार्क कर सकते हैं, है ना। स्टार, मेरी ड्राइंग तो आपको पता ही है एकदम भयंकर है, बट आप मान लेना कि मैंने स्टार ही बनाया है, ठीक है ना। 6 से 12 वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को स्कूल एज कहते हैं, ठीक। इतनी बात क्लियर है। हिंदी में बताऊंगी, डोंट वरी, हिंदी में बताऊंगी। ओए प्लीज जी मत, नहीं ये कुछ और ही बन गया, है ना। ओ अमरपाल लो ग्लास, हाँ ऐसे याद रख लो यार, ग्लास ही याद आ रहे हैं आपको। है ओ ए पी एल जी टीवी लेके आइयो, यानी ओ अमरपाल एल जी टीवी लेके आ जा। तो ओ फॉर ओरल स्टेज, ए फॉर एनल स्टेज, पी फॉर फेलिक स्टेज, एल फॉर लेटेंसी और जी फॉर जेनाइटल स्टेज। ठीक है, ये 5 स्टेजेस हैं, इनको हिंदी में भी करेंगे, डोंट वरी। ठीक है जी, अब समझते हैं कहानी है क्या। ये है ओरल स्टेज, जिसको मुखावस्था कहते हैं, जन्म से 1 वर्ष तक। अब ये कहां पे फिक्सेशन क्या क्या हो सकता है उस पर भी आएंगे, समझते हैं। देखते हैं हमारे पास समय कितना है, क्योंकि ये 5 स्टेजेस या तो एक साथ करेंगे या फिर है हमारे पास 10 मिनट के आसपास। सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी क्या? सैटरडे संडे ऑफ रहेगा आरुषि। अगर जरूरत लगती है कभी कि ऐसा लग रहा है हमें कि भाई पेपर सामने है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, तो सैटरडे संडे एक्स्ट्रा क्लास भी लगा देते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। केवीएस के समय पे 2-2 घंटे की क्लासेस हुई हैं आपकी। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट ड्यू है मैम, हाँ मैंने वही बताया अभी एमडी के, और वो मैं ये करा भी दूंगी आपके, हो सकता है किसी भी दिन कमिंग वीक में 1 घंटे की क्लास या 1.5 घंटे की क्लास एक्स्ट्रा लगा के, एक टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट और दूसरा आपका स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, वो दोनों एक ही टॉपिक में सीटेट के बैच में साथ में हो जाएंगे। निमोनिक बड़े काम आते हैं, पेपर में आपको ये काम आएंगे। और बताओ, प्रॉपर सिलेबस कुछ नहीं है बीपीएससी का, उसमें सारा कुछ ही पढ़ के जाना है, और प्रीवियस जो भी पेपर वहां हुए हैं वो जरूर लगा के जाने। सबके मैसेज का रिप्लाई कर रहे हो यार, सबके मैसेज का नहीं हो पाता, कुछ ही लोगों का हो पाता है ना। शॉर्ट रिवीजन गीतू कह रही हैं, शॉर्ट रिवीजन करा देते हैं लोग, नहीं तो पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं है, पढ़ लेते हैं, 1 मिनट लगेगी। अगर हम बात करते हैं ओरल स्टेज की, इसको हम कहते हैं मुखावस्था। ये थियरी कंप्लीट हो जाएगी आपकी, जन्म से 1 वर्ष मुखावस्था। एट दिस स्टेज द इन्फेंट, भाई शैशवावस्था के बच्चे को इन्फेंट कहते हैं, शिशु कह लीजिए आप, है ना। तो ये जो इन्फेंट है गेट्स प्लेजर फ्रॉम सकिंग द लिप्स, मतलब अलग अलग स्टेज में प्लेजर सीकिंग जो एबिलिटी है, जो लिबिडो है, जो इड है, जो अर्ज है, एक तरह की एनर्जी है, वो अलग अलग एक्टिविटीज से प्लेजर गेन करने की बात करती है। तो एनर्जी अलग अलग बॉडी के पार्ट्स पे होती है, अलग अलग स्टेज में। तो जन्म से 1 वर्ष में जो इन्फेंट है वो प्लेजर ड्राइव करता है सकिंग द लिप्स, यानी अपने लिप्स को सक करके, या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू, ओरल मतलब माउथ में होता है उसका जो एनर्जी का या प्लेजर ड्रिवन जो एस्पेक्ट है वो किससे जुड़े हुए हैं? माउथ से, मुंह से, इसीलिए मुखावस्था कहा गया है। तो इन्फेंट जो है सकिंग द लिप्स, अंगूठा चूसना या फिर थंब सकिंग हो सकता है, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग हो सकता है। बच्चों को ऐसी चीजें भी लाके दी जाती हैं जन्म से 1 वर्ष वालों को, जो अपने माउथ में वो इंसर्ट करके और उससे प्लेजर ड्राइव करते हैं वो, इस समय पे दांत वगैरह भी निकलते हैं। तो ये है ओरल स्टेज, जहां जो एनर्जी है या लिबिडो है या एड है वो कहां पे होती है प्लेस्ड? वो होती है आपके ओरल स्टेज में या मुख में, इसीलिए मुखावस्था कहा गया है। फिर दूसरी स्टेज है एनल स्टेज। एनल स्टेज को गुदा अवस्था कहते हैं। एनल में, बच्चे के गुदा में क्या है, एनर्जी यहां फिक्सेटेड होगी, या फिक्सेटेड भी कहना गलत होगा, फिक्सेटेड तो तब होगी जब ओवर एनर्जी एक्सपेंड हो जाए, मतलब यूज हो जाए, या फिर बहुत कम एनर्जी लगे। तो जो प्लेजर ड्राइव होगा वो एनल स्टेज में, एनल वाले पार्ट से होगा बॉडी के। 1 से 3 वर्ष की अवस्था है। द चाइल्ड डेराइव्स मच प्लेजर थ्रू एनल एक्सपल्शन और एनल मैनिपुलेशन। जो ब्लैडर की एक्टिविटीज हैं, सूसू पॉटी करके, रोक के, वो बहुत खेलता रहता है सूसू पॉटी में, तो वो जो प्लेजर है वो एनल स्टेज में एनल से ड्राइव करेगा, अपने ब्लैडर एक्टिविटीज को कंट्रोल करके, है ना। तो ये आपका एनल स्टेज हुई, गुदावस्था जिसको हम कहेंगे, ठीक है ना। इसमें कुछ है नहीं जो हिंदी में भी लिखा जाए, ये जस्ट आपको समझने के लिए है कि जो बच्चा जो प्लेजर है, जो सुख है, वो प्राप्त करेगा कहां से? एनल मैनिपुलेशन से, सूसू पॉटी के थ्रू, है ना। बहुत देर तक बच्चे बैठे रहते हैं, कई बार वो कहेंगे, मतलब जो आपका यूरिनेशन है उसके थ्रू उनको वो एक्टिविटीज पसंद आती हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। थर्ड देखिएगा, फैलिक स्टेज। इस थियरी को या सिगमंड फ्रॉइड की किताबें तक जला दी गई, बहुत सारी चीजों में इनको ओवरली इन्होंने सेक्सुअल एस्पेक्ट्स पे जो फोकस किया उसकी वजह से इनको बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया है।
कई लोग उसको सेक्सुअल एस्पेक्ट ना समझ करके एक एनर्जी की फॉर्म में समझ लेते हैं। तो फैलिक स्टेज की अगर हम बात कर रहे हैं, ये है थर्ड स्टेज, लैंगिक अवस्था कहते हैं इसको, 3 to 6 years ऑफ टाइम पीरियड। द चाइल्ड डेराइव्स ग्रेटिफिकेशन, यानी वो जो ग्रेटिफिकेशन है, प्लेजर है, सुख है, वो कहां से प्राप्त करेगा? बाय टचिंग हिज जेनाइटल्स। जो जेनाइटल्स हैं उसके, उनको टच करके वो क्या कर रहा है? प्लेजर ड्राइव करेगा इस उम्र में। ठीक। ओडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्सेस डेवलप। अब ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या है? ओडिपस एक कॉम्प्लेक्स है जिसको कहा जाता है, ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि 3 से 6 वर्ष में, फैलिक स्टेज में ही, हाँ कुछ तो पार्टी रोक के रखते हैं, वही सब है ना, सुसु पार्टी रोक के रखेंगे, कभी तेज करेंगे कभी धीमे करेंगे, है ना। और बिल्कुल नहीं, अच्छी बात और बुरी बात की तो यहां बात ही नहीं चल रही। अगर हम बात करते हैं प्रियंका, पूरा उसमें इन्वॉल्व होकर के खुद को पूरा डाल दो, स्ट्रगल के समय में मेहनत में पूरा फोकस डाल दो, खुद को झोंक दो उस चीज में और एंजॉय करो उस चीज में, मजा आता है, फिर स्ट्रगल नहीं लगती। ठीक। तो अगर लैंगिक अवस्था की हम बात कर रहे हैं, हाँ, तो द चाइल्ड डेराइव्स ग्रेटिफिकेशन बाय टचिंग हिज जेनाइटल्स। जो उसके जेनाइटल्स हैं, प्राइवेट पार्ट्स हैं, उनको टच करके वो प्लेजर सीख करने की कोशिश करता है। और फैलिक स्टेज में ही ओडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्सेस, ये क्या है? 2 तरह की ग्रंथियां कह देते हैं लोग, कॉम्प्लेक्सेस हैं जो डेवलप होते हैं कहां? ओडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है। ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्सेस क्या कहते हैं भाई? एक मिनट रुकना यार। ओडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्सेस, यानी ये ओडिपस ग्रंथि, हिंदी में भी ओडिपस ही कहेंगे, ओडिपस ग्रंथि, और इलेक्ट्रा को इलेक्ट्रा ही कहेंगे, इलेक्ट्रा। किस उम्र में डेवलप हो रही है? 3 से 6 वर्ष में। ठीक है। कब? 3 से 6 वर्ष में, बिटवीन 3 to 6 years ऑफ एज, फैलिक स्टेज जिसको हम कह रहे हैं, 3 to 6 years। इसमें है क्या? ओडिपस, ये बेसिकली अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट जेंडर, या प्रेम दूसरे जेंडर के लिए इसी उम्र से शुरू हो जाता है। कि हम कहते हैं ना, लड़कियों को पिताजी से ज्यादा मोह होता है, लड़कों को माताजी से ज्यादा मोह होता है। तो ये सब क्या है? ये ऑपोजिट, टुवर्ड्स दी ऑपोजिट जेंडर जो अट्रैक्शन है या प्रेम है, वो यहीं से शुरुआत होती है इसकी। और ओडिपस होता है मेल्स में, यानी कोई बॉय चाइल्ड है या मेल चाइल्ड है ना, अगर कोई बॉय है तो इसका मदर के प्रति जो लगाव है, और फादर के प्रति हो सकती है एक तरह की ईर्ष्या का विकसित हो जाना। ठीक है ना, वो उनको कंपटीशन की तरह देख सकता है, ये थियरी कहती है, इसको बहुत विवाद भी है इस पे। ठीक है ना, मैं नहीं कह रही हूं। इलेक्ट्रा क्या है? गर्ल चाइल्ड का या फीमेल चाइल्ड का पिताजी के प्रति जो प्रेम है ना, फादर फिगर को लेकर के एक वो आइडियल की तरह है, या मतलब वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट। तो ये जो ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन कह लीजिए या प्रेम कह लीजिए, और जो सेम सेक्स है उसके प्रति जेलसी, वो इसी एज से शुरू हो जाती है। ठीक है ना। हाँ स्वाति, हालांकि माँ बाप को प्रेम दोनों से ही होता है, बट जो एक बेसिक साइकोलॉजी है उसकी बात यहां चल रही है। तो इलेक्ट्रा गर्ल्स के लिए यूज होता है और ओडिपस जो है बॉयज के लिए। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानियां, यूनान में, ग्रीस में किंवदंतियां चलती हैं कि ओडिपस एक राजा था जिसने पूरी लड़ाई की, बाद में पता चला जिस रानी के लिए लड़ाई की वो उसकी माँ ही थी, तो वहां से फिर ओडिपस निकल के आया। ऐसे इलेक्ट्रा एक रानी थी और पूरा यही सब निकल के, तो ये उसके नाम पे ओडिपस और इलेक्ट्रा जो है बने हैं कॉम्प्लेक्सेस। तो आते हैं, खैर आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कहानी है क्या। फिर आती है फोर्थ स्टेज, ओडिपस एंड इलेक्ट्रा, ये मैं आपको बता चुकी हूं। डैड का जो लगाव है डॉटर से, या डॉटर का लगाव डैड से बेसिकली, और सन का लगाव मॉम से। कब? 3 से 6 वर्ष की उम्र में ये चीज डेवलप हो जाती है। आगे बढ़े, समझे। फिर है फोर्थ स्टेज, लेटेंसी स्टेज, जिसको महत्वपूर्ण माना जाता है। 6 से 12 वर्ष लिख लीजिएगा इसको, है ना। सुषुप्ता अवस्था, सुषुप्ता अवस्था, लेटेंसी। आपने वो देखा होगा, वॉल्केनो पढ़े हो आपने कभी? वॉल्केनो को क्या कहते हैं हिंदी में? बताना फटाफट से, क्या कहते हैं वॉल्केनो को? बाद में ये ठीक हो जाते हैं ना अर्चना। फिर वो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, बट वो एक अट्रैक्शन तो है ही ना टुवर्ड्स द ऑपोजिट जेंडर।
हाँ हो सकती है बिल्कुल प्रियंका, देखिएगा, बताइए। मतलब ये फिर आपकी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करेगा कि कुछ लोग होते हैं जिनका, जैसे ये लिबिडो की हम बात कर रहे हैं, तो वो ओवरली उनका पूरा दिमाग ही हाइपर सेक्सुअलाइजेशन है। आज की सोसाइटी में अगर आप देखेंगे, इंटरनेट पे भी अगर आप देखेंगे, हाइपर सेक्सुअलाइजेशन, पूरा ध्यान, पूरी जिंदगी का सारा मकसद, सब कुछ, मीनिंग, प्लेजर, हर चीज कहां डाल दिया? एक सेक्सुअल अर्ज पे डाल दिया, है ना। ज्वालामुखी, एग्जैक्टली चेतना, बहुत बढ़िया संध्या, है ना। तो ये एक तरह से सोसाइटी समय समय पे अलग अलग दिशाओं में जाती रहती है। तो ज्वालामुखी की अगर हम बात करें या वॉल्केनो की बात करें, तो उसमें कई प्रकार पड़ते हैं आप वॉल्केनो के। एक प्रकार होता है लेटेंट वॉल्केनो या सुषुप्त ज्वालामुखी। तो ये वहीं से निकला है, एक तरह से आप समझने के लिए याद रख सकते हैं। लेटेंट का मतलब है छिप गई चीजें, दब गई चीजें। सुषुप्त है, लेटेंट ज्वालामुखी फटता नहीं है, वो बस शांत रहता है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें यहां, तो लेटेंसी स्टेज में जो सेक्सुअल अर्ज हैं, जो पहले माउथ से प्लेजर ड्राइव कर रहा था बच्चा, उसके बाद फिर वो टॉयलेट को मैनिपुलेट करके, जो है वो टॉयलेट ट्रेनिंग जिस स्टेज में होती है, वहां पे वो प्लेजर ड्राइव कर रहा था, ग्रेटिफिकेशन सीख कर रहा था। फिर उसके बाद वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच करके जो है ग्रेटिफिकेशन सीख कर रहा था 3 to 6 ईयर्स ऑफ एज में। अब वो जो ग्रेटिफिकेशन सीख करना है, वो एनर्जी सुषुप्त हो गई है, दब गई है। क्यों? क्योंकि अब बच्चा बिजी हो गया स्कूल की एक्टिविटीज में, स्कूल जाने में, स्पोर्ट्स वगैरह में। वो जो एनर्जी है उसकी वहां यूज हो जा रही है, वो डायरेक्टली अब बाहर, या वो प्लेजर ड्राइविंग सिचुएशंस में खुद को बहुत ज्यादा नहीं डाल रहा, ग्रेटिफाई नहीं कर रहा खुद को इस तरह की अर्जेस से इन्वॉल्व होकर। अब वो एनर्जी दब गई है, सुषुप्त हो गई है। स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होके, स्कूल एक्टिविटीज में बच्चा बिजी हो जाता है, इनएक्टिव हो गई है वो एनर्जी। कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं निष्क्रिय हो गई। रागिनी, एकदम सही बात है। कौन सी स्टेज? लेटेंट स्टेज। यही 6 से 12 वर्ष की अवस्था है। 6 वर्ष का बच्चा पहली कक्षा में जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। इसी को स्कूल एज कहते हैं, इसी को लेटर चाइल्डहुड कहते हैं, इसी को इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी कहते हैं, इसी को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। जब ये तीनों थियरीज हो जाएंगी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पियाजे के अनुसार कहते हैं, इसको लेटेंट कह रहे हैं फ्रॉइड के अनुसार, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी एरिक्सन के अनुसार कहेंगे, लेटर चाइल्डहुड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के अनुसार कहेंगे। तो ये सब मैं लिखवा दूंगी, अभी बाकी चीजें रहती हैं। बच्चा स्कूल ना जाए तो किसी और एक्टिविटी में सौम्य इन्वॉल्व हो जाएगा, ये तो एक उदाहरण है भाई। अगर इस उम्र का बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो वो खेलेगा कूदेगा तो सही ना, गैंग एज है ये, तो ग्रुप बना करके खेलेगा, किसी और एक्टिविटी में शामिल होगा, कुछ सीखेगा, ड्राइंग, पेंटिंग, व्हाटएवर। तो इसका मतलब ये नहीं स्कूल नहीं जाएगा तो वो लेटेंट नहीं होगी, हो जाएगी इस उम्र में, क्योंकि वो बाकी एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो ही जाएगा। आते हैं 5th स्टेज पे, जो आखिरी स्टेज है, ये आपकी जननिक अवस्था, जेनाइटल स्टेज कह देते हैं। ये है प्यूबर्टी टू डेथ तक चलती है, यानी ये आपकी, जैसे वो 12 से 18 थी तो 18 अबव, 18 टू डेथ लगभग चलती है, किसी में कम किसी में ज्यादा। अब ये जो है ना, इग्नोर नहीं किया हेमंत कुमार है जो भी नाम है आपका, ठीक है, जागृति। द इंडिविजुअल डेवलप्स अ स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट इन द ऑपोजिट सेक्स, इसी को इंटीमेसी कहते हैं, लेकिन उनकी स्टेज अलग है एरिक्सन की। द इंडिविजुअल डेवलप्स अ स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट इन द ऑपोजिट सेक्स, यानी अब वो सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएगा एक इंडिविजुअल इस अवस्था में, इसलिए इसको जननिक या जननांग अवस्था कहते हैं, जेनाइटल स्टेज कहते हैं। कि अब वो अपने जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं या सेक्स ऑर्गन्स हैं उनका प्रयोग करके, हो सकता है वो ऑपोजिट सेक्स के साथ इन्वॉल्व ही हो जाए, हो क्या सकता है, मतलब ये स्टेज ही वैसी है, ठीक, रिक्रिएशन या वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट। तो ये 18 से और डेथ तक चलती है, डिपेंड करेगा किसका लिबिडो कितना, किस तरह से उसने चैनलाइज किया हुआ है। फ्रॉइड की इस पे बहुत खतरनाक किताबें भी हैं, मतलब ऐसा नहीं सेक्सुअल अर्ज है तो वो सिर्फ सेक्सुअल फॉर्म में ही चलेगी, है ना, दिशा दी जा सकती है उसको कोई भी। चलिए खैर, जेनाइटल स्टेज की बात हो गई, तो ये आखिरी स्टेज है। बस इसमें लेटेंसी और फैलिक स्टेज को ध्यान में रखना है। एक दो चीजें और हैं जो मुझे आपको इसमें बतानी है। जो फिक्सेशन वाली बात हम शुरू में कर रहे थे उस पर थोड़ा सा पीएनजी मिलेगा, एरएस का भी मिलेगा, सबका एक साथ ही मिलेगा। देखो, फिक्सेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, जो फिक्सेशन है, स्थिरीकरण है, ओरल स्टेज जो जन्म से 1 वर्ष की अवस्था है, वहां अगर जबरदस्ती वही है, दूध पिलाया गया बच्चे को या बिल्कुल वंचित रखा गया है, तो ओरल एक्टिविटीज में वो बाद में जाकर के इंडल्ज हो सकता है। जैसे बहुत ज्यादा निर्भरता किसी व्यक्ति पे, है ना, ये वही लोग हैं एक ब्रेकअप के बाद जी नहीं पाते फिर। और अगर हम बात करें स्मोकिंग, नेल बाइटिंग, बहुत ज्यादा अग्रेशन, ये सब चीजें हो जाती हैं। एनल स्टेज जिसको हम 1.5 से 3 वर्ष की बात कर रहे थे, ये टॉयलेट ट्रेनिंग की अवस्था कही जाती है। और अगर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट
टॉयलेट ट्रेनिंग हुई है तो ऑब्सेसिवनेस, बहुत ज्यादा साफ सफाई, या फिर इसका उल्टा हुआ है तो बहुत गंदगी में भी रह लेगा बच्चा। ईगो डेवलप होती है ओरल और एनल स्टेज के बीच में, 1 साल के आसपास, 1 से 1.5 साल की अवस्था में ईगो डेवलप होती है आपकी। और फैलिक स्टेज में आपका सुपर ईगो आ जाता है और इड आप में जन्म से होती है, ठीक है जी। फिर आता है फैलिक स्टेज, एबनॉर्मल फैमिली सेटअप लीडिंग टू अनयूजुअल रिलेशनशिप विद मदर और फादर। अब फैलिक स्टेज में क्योंकि ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स विकसित होते हैं, तो अगर बच्चा इस उम्र में नॉर्मल सौहार्दपूर्ण माहौल घर में नहीं देखेगा, लड़ाई मारपीट वायलेंस या कुछ इस तरह की चीजें, तो अगर ठीक चीजें नहीं होंगी तो फिर क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है बच्चा या तो बहुत ज्यादा घमंडी बन जाए, बाद में सेल्फ ऑब्सेशन उसमें आ जाए, नार्सिसिज्म जिसको हम कह सकते हैं, सेक्सुअल एंजाइटी, मतलब वो सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होकर के बड़े होने के बावजूद प्लेजर ड्राइव ना कर पाए, या फिर बहुत ही ज्यादा एंग्शियस फील करे उस चीज के अराउंड, है ना। और हमारा देश तो ऐसा है, इन चीजों पे बात नहीं कर सकते आप, बस ऑटो के पीछे ही लिखी हुई होती हैं ये सब चीजें। इनएडिक्वेसी, इंफीरियोरिटी, एनवी, जलन की भावना या खुद को कम समझना, ये सब चीजें हो सकती हैं यदि फैलिक स्टेज में। क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड क्या कर रहे हैं, ऑल द वे आपकी जवानी में कोई भी दिक्कत है, ऑल द वे जा रहे हैं वो वापस कहां, आपके बचपन में, कि जड़ तो वहां होगी, रीजन तो वहां होगा। जैसे माँ बाप से अलग कर दिया गया बच्चों को बचपन में, बच्चे का माँ बाप का डिवोर्स हो गया बचपन में, तो वो सब चीजें इवेंचुअली उसको आगे जाकर के फेस करनी पड़ेंगी। किसी पेरेंट की डेथ हो गई तो वो इमोशनल चीजें हैं जो फेस करनी पड़ेंगी। अच्छा, इससे मुझे एक चीज याद आई, कैथारसिस एक प्रक्रिया है जिसपे फ्रॉइड बात करते हैं। इन्होंने कुछ वो भी दिए हैं, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, क्योंकि ईगो की बात की है। अब उस ईगो को बैलेंस में रखने के लिए कुछ डिफेंस मैकेनिज्म प्रयोग करता है आपका ब्रेन, उस पर बात हम डिफरेंट बैचेस में करेंगे, सीटेट के लिए जरूरी नहीं है। कैथारसिस की जब हम बात करते हैं तो इसको चिमनी प्रक्रिया कह देते हैं, है ना। इसका मतलब होता है कि आप बेसिकली रिलीज कर रहे हैं एनर्जी। जैसे बच्चे खेल के थ्रू जब वो खेलने जाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी रिलीज कर देते हैं, तो यहां पे रिलीजिंग ऑफ नेगेटिव इमोशंस और एनर्जी। जैसे दो आंटीज बैठ करके एक दूसरे की चुगली कर लें, बस उनका मन हल्का हो जाता है। तो रिलीजिंग ऑफ नेगेटिव इमोशंस और एनर्जी इज नोन एज कैथारसिस। अब ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी के लिए खेलने के थ्रू हो सकता है, किसी के लिए लिखने के थ्रू हो सकता है, किसी के लिए ये जो है अपने किसी दोस्त से बात करने के माध्यम से हो सकता है कैथारसिस, किसी के लिए ये स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होने से हो सकता है, ठीक है ना, या थेरेपिस्ट के साथ बात करके और अपनी भड़ास निकालने से हो सकता है। फ्री एसोसिएशन टेक्निक कहते हैं उसको। स्लिप ऑफ टंग की भी बात सिगमंड फ्रॉइड ने की है कि आपके मुंह से जो चीजें निकल जाती हैं वो आपके कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस में दबी होती हैं, जो स्लिप ऑफ टंग जिसको हम कहते हैं, फ्रॉइडियन स्लिप नाम दिया है इन्होंने उसका, ठीक। बहुत ज्यादा इसको डिटेल में जाना नहीं है क्योंकि आपको कोई साइकोलॉजी का पेपर नहीं देना है, बट जरूरी है कि पता। तो ये बेसिकली यहाँ पे दो चीजें हैं कि स्कूल लाइफ में जो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन अगर बच्चे में भरी हुई है, अग्रेशन भरा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि ये थियोरी उस चीज को समझने में मदद करती है। दूसरा ये है कि आप बच्चे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, उसके पीछे के जो रीजंस हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। बहुत सारी बेसिकली इसकी एप्लीकेशन हो सकती हैं स्कूल में। क्राइम वगैरह तो कैथारसिस कह सकते हो, कुछ लोग कैथार्टिक फील कर सकते हैं क्राइम के थ्रू, बट उसको हम उसमें डालते हैं रिग्रेशन में। बट अगर आपको अच्छा लग रहा है रो करके तो कह सकते हैं कि भाई कैथारसिस हो गया। जैसे मुझे रो के अच्छा नहीं लगता, मतलब मुझे रेयर ही कभी ऐसा होता है कि जब मैं, पहली बात तो रोना इज नॉट अ इजी टास्क फॉर मी। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे रोने में, मतलब जब चीजें नेचुरली हो रही होती तो मैं रोकती नहीं हूँ उसको, बट जनरली इजीली होता नहीं। और दूसरा, फिर रोने के बाद बहुत अच्छा नहीं महसूस होता क्योंकि ये मतलब एक फेज रहा है वैसा आफ्टर द डेथ ऑफ माय फादर, और वो पिछला कुछ टाइम ऐसा रहा है जब आप बहुत ज्यादा ओवर कर देते हो उस चीज को, तो वो फिर आपके लिए रिलैक्सेशन ना बन के वो पेनफुल ही प्रोसेस बन जाती है। तो अगर किसी को रो के हल्का महसूस होता है तो कह सकते हैं कैथारसिस है, बट सबके केस में ऐसा हो जरूरी नहीं है ना। चलिए खैर, और इस पे बात होती रहेगी। कल बिल्कुल होगी क्लास, कल फ्राइडे है, और सैटरडे का मैं कोई वादा नहीं करूंगी आपसे। हुई भी तो सैटरडे सिर्फ सीटेट वालों के लिए होगी अगर एक्स्ट्रा क्लास लगवाई मैंने तो, बट अभी मुझे लग नहीं रहा कि मैं लगवाऊंगी। तो कल एकदम क्लास होगी, मुझे जाना है मदर के साथ, बट मैं ले लूंगी आपकी क्लास आके, ठीक है ना। चलिए, कल हम क्या पढ़ेंगे, एरिक एरिक्सन की थियोरी पढ़ेंगे। और एरिक एरिक्सन इनको मानते हैं फ्रॉइड को, इनके अनुयायी भी रहे हैं कुछ हद तक, बट उनका थॉट थोड़ा सा डिफरेंट है। उन्होंने जो सेक्सुअल एनर्जी पे फोकस किया है, उन्होंने उस चीज को डिफरेंटली चीजों को लेकर के है, ठीक है जी। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं।
कल मिलेंगे, टेंशन ना लिया करो, मस्त टाइम पे सिलेबस खत्म होगा, कोई टेंशन नहीं है। और बाकी लोगों का तो अभी पेपर भी बहुत दूर है। चलो बाय बाय, कल मिलेंगे।